Okay, so today we are going to revise the entire OC subject. So we'll have a quick revision of all the concepts and the answers. So we'll start with chapter number 8, which is related to marketing. मार्केटिंग में से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको एग्जामिनेशन में, उसमें इंपॉर्टेंटली जो इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग है, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, टू द फर्म एंड टू द कंज्यूमर्स, ये क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उस पार्ट में. देन यू हैव टाइप्स ऑफ मार्केट क्वेश्चन जो आपको 8 मार्क्स के लिए आ सकता है. प्रीवियसली आ चुका है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का क्वेश्चन, तो वो भी 8 मार्क्स के लिए आया हुआ था. एंड यू कैन ऑल्सो गेट द क्वेश्चन ऑफ मार्केटिंग मिक्स. ये लेसन है जिसका काफी ज्यादा वेटेज है, तो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इसमें से आ सकते हैं. सो वन क्वेश्चन विच यू माइट गेट इज आउट ऑफ दीज 3, एक कोई क्वेश्चन आएगा जो मोस्ट सर्टेनली आ सकता है, और मार्केटिंग मिक्स के रिलेटेड. तो अभी तक मार्केटिंग मिक्स के रिलेटेड सर्विसेज का आया है, प्रोडक्ट का आया है, तो वो दोनों ही आ सकता है. फाइन. सो सब एक एक जितने सेक्शंस है कुछ भी आ सकता है आउट ऑफ दिस चार्ट स्पेसिफिकली. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन. फर्स्टली हमारा क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ मार्केट क्या है, मतलब मार्केट को किस किस एंगल से देखा जा सकता है या किस किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है. तो उसका मेमोरी टेक्निक क्या है, स्पेस. मार्केट किस फॉर्म के कंसेप्ट में डिफाइन किया जा सकता है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट. स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट में क्या आता है, it is the online form of marketing which is being done. Then P stands for place concept, place where the goods or services are being bought or sold. Then you have A which stands for area concept. Area concept matlab the physical location, the place where the market is located. Then you have C which stands for commodity concept. Commodity concept में क्या आता है, the things, the products which are being exchanged. Then you have the second C which is demand or customer concept. इसमें क्या आता है, the customer plays an important role, customer is treated as a king, उनके हिसाब से मार्केटिंग किया जाता है. And then you have E which is the exchange concept. किस चीज का exchange होता है, goods and services are sold and money is taken in return. So these are the various angles from which the market can be viewed. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग अभी 3 एलिमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंस यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है. एक क्या है, वन टुवर्ड्स द सोसाइटी, नेक्स्ट टुवर्ड्स द फर्म एंड तीसरा टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स. तो एक सोसाइटी के लिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि सोसाइटी को प्रोडक्ट्स के बारे में पता कैसे चलता है when proper marketing of the products or services is being done, right? So यहाँ पे क्या होता है, they basically become aware of the products or services which are available in the market. तो सबसे पहला क्या अचीव होता है ड्यू टू मार्केटिंग, अवेयरनेस ऑफ द कंज्यूमर्स. नेक्स्ट क्या है, इट इंक्रीजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिकॉज वी कम टू नो अबाउट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस विच आर अवेलेबल टू अस. देन इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट बिकॉज मार्केटिंग करते टाइम अलग अलग लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग. सो इट इंक्रीजेस और प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट. देन इट डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. जब अच्छा मार्केटिंग होता है तो गुड्स जो होते हैं प्रोवाइड, वो बल्क में प्रोवाइड हो सकते हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या रिड्यूस होगा अकॉर्डिंगली. यस, सो इट रिड्यूसेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. नेक्स्ट इज इंक्रीजेस नेशनल इनकम. जैसे हमने बोला एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो ऑफकोर्स उससे फंड्स जनरेट होंगे, पेमेंट्स होंगे लोगों को, तो उससे क्या होता है, नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो जाता है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू मैनेज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस बिकॉज कंज्यूमर्स को पता चलता है about the products, they get what they want, the products are being developed to reach out to more and more consumers, so it does helps the society. Got the point? सब समझा. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म. फर्म के लिए अभी कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, उनके सेल्स इंक्रीज होंगे, उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, उनको मार्केट एनालिसिस या मार्केट सर्वे करने से डिसीजन मेकिंग में इंपैक्ट होगा, डिसीजन मेकिंग ज्यादा अच्छे से वो कर पाएंगे. तो सेल्स इंक्रीज होते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है, नए आइडियाज उनको मिलते हैं. जैसे ही मार्केट का सर्वे होता है इट हेल्प्स देम टू टैकल द कंपटीशन बिकॉज दे बिकम अवेयर अबाउट देयर कॉम्पिटिटर्स. इट हेल्प्स टू क्रिएट अ ट्रस्ट बिकॉज आप उस तरीके से प्रोडक्ट्स आपके डेवलप करोगे या सर्विसेज आपके डेवलप करोगे जैसी मार्केट की नीड है. वो मार्केट की नीड कैसे समझ में आती है, बिकॉज ऑफ द मार्केट अवेयरनेस या मार्केट सर्वे विच यू आर गोइंग टू डू अंडर द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग. नेक्स्ट है इट इंक्रीजेस अवेयरनेस. अवेयरनेस किस चीज का, अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द फर्म टुवर्ड्स द सोसाइटी. फाइन. तो पहला स्टेप क्या है, इट इंक्रीजेस अवेयरनेस.
उसके बाद इट इंक्रीजेस द सेल्स, आप यहाँ पे और मेंशन कर सकते हो, इट ऑल्सो इंक्रीजेस देयर प्रॉफिट, then it increases their trust in the market, they are able to give up new ideas, and it helps in decision making, which helps them to tackle the competition. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस। आपको प्रोडक्ट के बारे में अच्छी खासी डिटेल्स पता कैसे चलती है? बिकॉज द प्रोडक्ट इज बीइंग वेल मार्केटेड, वेल एडवर्टाइज्ड, वेल प्रेजेंटेड इन द मार्केट। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि जैसे हमने बोला कंपटीशन को फाइट करना है, कंपटीशन में स्टैंड करना है, तो क्या उनके अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वगैरह सब इंप्रूव करना पड़ेगा? यस। So it helps to provide quality products because everybody needs to increase their sales by providing better products. Next है, it provides variety of products in the market. हमको options मिल जाते हैं because ज़्यादा लोग consumers तक पहुंच पाते हैं, तो consumers को एक choice मिलता है कि किससे उनको products buy करने हैं. Helps in selection again. नेक्स्ट, इट ऑल्सो लीड्स टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बिकॉज क्वालिटी इंप्रूव होती है, ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको प्राइस नेगोशिएशंस करने के लिए पॉसिबल है, तो क्या आपका सेटिस्फैक्शन ज्यादा रहेगा? यस। एंड लास्टली, इट ऑल्सो इंश्योर्स रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स बिकॉज जब भी मार्केटिंग प्रॉपरली इन प्लेस रहता है, तो क्या सब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वगैरह प्रॉपरली सेट रहेंगे? यस। तो इट हेल्प्स टू ensure that there is regular supply of goods in the market. So marketing is important from all the three angles. कौन से? सोसाइटी एट लार्ज के लिए, फर्म के लिए स्पेसिफिकली, एंड स्पेसिफिकली कंज्यूमर्स के लिए. अब कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी में स्लाइट डिफरेंस है. सोसाइटी मतलब सोसाइटी एट लार्ज उन्होंने बोला है, कंज्यूमर्स मतलब जो आपके एक्चुअली प्रोडक्ट खरीदेंगे. तो आंसर को उस हिसाब से या उस टोन में आपको लिखना पड़ेगा. ऑल क्लियर? यस. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मार्केट. टाइप्स ऑफ मार्केट अभी वेरियस बेसिस पे क्लासिफाइड, उनका क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है. तो यहाँ पे मेमोरी टेक्निक क्या है? सी ट्रेन. सी मतलब क्या? ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन. कंपटीशन के हिसाब से क्या क्या मार्केट्स है? एक है परफेक्ट मार्केट. परफेक्ट मार्केट मतलब देयर इज परफेक्ट कंपटीशन. प्रोडक्ट्स किस तरीके के रहते हैं? एग्जैक्टली सेम, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स रहते हैं, सो देयर इज परफेक्ट कंपटीशन. नेक्स्ट है इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या आता है? मोनोपोली. मोनोपोली में वन सेलर मेनी बायर्स. डुओपोली में टू सेलर्स मेनी बायर्स. ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स मेनी बायर्स. एंड मोनोप्सोनी में one buyer many sellers. Fine. So this is the classification on the basis of competition. C. Then T. दो T है on the basis of time. Very short period market, short period market, long period market. वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब जिनका एक डे का वगैरह स्पैन है, जो पेरिशेबल गुड्स है उनका. शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब फेस्टिवल्स के टाइम वगैरह जो लगता है वो. एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट मतलब जो कंटिन्यूअसली चलता है वो मार्केट. देन द सेकंड टी इज ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन. सो क्या होता है? एक होलसेल मार्केट, दूसरा रिटेल मार्केट. होलसेलर क्या करता है? लेता कैसे है? बल्क में. सेल कैसे करता है? बल्क में. रिटेलर क्या करता है? लेता कैसे है? बल्क में, बट सेल कैसे करता है? स्मॉल क्वांटिटी में. सो दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग चेन विच वी हैव. मैन्युफैक्चरर के बाद आता है होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद फाइनल कंज्यूमर. नेक्स्ट है आर. आर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन. पहला क्या है? रेगुलेटेड मार्केट. दूसरा क्या है? अनरेगुलेटेड मार्केट. रेगुलेटेड मतलब जहां पे रूल्स रेगुलेशंस है, एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज. अनरेगुलेटेड मतलब नॉर्मल फ्री मार्केट्स जो होते हैं वो अनरेगुलेटेड मार्केट्स. नेक्स्ट है ए. ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड. क्या है? लोकल लेवल पे ऑपरेट करने वाला लोकल मार्केट. विद इन द कंट्री नेशनल मार्केट. आउटसाइड द कंट्री इंटरनेशनल मार्केट. नेक्स्ट है आई. आई स्मॉल है. ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस के बेसिस पे प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, टर्मिनल मार्केट. प्राइमरी मार्केट मतलब जहां पे ओरिजिनल गुड्स हमको मिलते हैं. हम अगर एग्जांपल ले कॉटन का, तो कॉटन बॉल्स का जो सेल चलता है वो कहाँ? प्राइमरी मार्केट. उसके बाद क्लॉथ बना के कौन से मार्केट में बेचा जाता है? सेकेंडरी मार्केट. उससे शर्ट्स बना के कौन से मार्केट में बेचा जाता है? टर्मिनल मार्केट. सो दीज आर द थ्री मार्केट्स बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस. देन यू हैव एन. एन है on the basis of nature of goods. nature of goods एक होता है commodity market and दूसरा capital market. commodity market मतलब the goods which are exchanged are products, and यहाँ capital market में what is being exchanged? finance, money. money is being raised या money is being returned, ये सब चलता है capital market. fine. okay.
सो 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है एक इस चैप्टर में से. टाइप्स ऑफ मार्केट्स क्विकली क्या है? सी ट्रेन, सी ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन. क्या क्या है? परफेक्ट, इम्परफेक्ट. इम्परफेक्ट के टाइप्स मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी. उसके बाद टी, दो टी है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ट्रांजैक्शन, टाइम के बेसिस पे वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट. उसके बाद आर ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, local, national, international market. I on the basis of importance, primary, secondary and terminal market. N on the basis of nature of goods, commodity market and capital market. Fine. Once again, क्या है? कौन सा आंसर डिस्कस कर रहे थे? टाइप्स ऑफ मार्केट. सी ट्रेन, सी ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन. देन टी दो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, volume of transaction. Then R on the basis of regulation, A on the basis of area, I on the basis of importance, N on the basis of nature of goods. Is it clear? Yes. Next आता है functions of marketing. So functions of marketing में अभी हमने ये याद कैसे रखने हैं? एक कुछ आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, प्रोडक्ट बनाते हो और प्रोडक्ट बेचते हो, उस पैटर्न में या उस स्टोरी लाइन के हिसाब से ये पॉइंट्स याद रखे जा सकते हैं. आप सबसे पहले क्या करोगे? मार्केट का रिसर्च करोगे. देन यू विल बाय एंड असेंबल द प्रोडक्ट्स. उसके बाद प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करोगे. देन यू विल डू द स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट. उसके बाद क्या करोगे? पैकेजिंग एंड लेबलिंग, फिर ब्रांडिंग, then pricing of the product and promotional channels. So these are a few points which you can remember. क्या क्या है? Firstly, market research, उसके बाद buying and assembling, उसके बाद product development, after that standardizing and grading, then packaging and labeling, उसके बाद branding, then pricing of the product and promotional channels. यहाँ पे marketing में ये functions किए जाते हैं, इस हिसाब से आपको आंसर लिखना है. मतलब यहाँ पे मार्केटिंग में एक फंक्शन क्या किया जाता है? मार्केट रिसर्च. मार्केट रिसर्च मतलब एनालिसिस ऑफ द मार्केट कि क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या प्राइस रखनी चाहिए, किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स डिलीवर करने चाहिए, एक्सेट्रा. तो इस हिसाब से आपको हर पॉइंट एक्सप्लेन करना है. मार्केटिंग के फंक्शंस समझ रहे हैं? आंसर रिकलेक्ट हो पा रहा है? ओके. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग? कुछ हाईलाइटेड बता दो. पहला क्या है? मार्केटिंग रिसर्च, उसके बाद बाइंग एंड असेंबलिंग, उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, उसके बाद ब्रांडिंग, देन प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रमोशनल चैनल. फाइन. यस. नेक्स्ट, मार्केटिंग मिक्सेस. मार्केटिंग मिक्सेस मतलब हमको एक प्रोडक्ट या सर्विस बेचते टाइम या सेल करते टाइम या उसका मार्केटिंग करते टाइम, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं? चार. एक है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा है प्लेस, चौथा है प्रमोशन. आपको किस किस चीज पे ध्यान देना पड़ता है? यू नीड टू फोकस ऑन द प्रोडक्ट, you need to focus on the price at which the product is being sold, then you need to focus upon the area in which the product is being sold, and promotion मतलब उसको कैसे पहुंचाना है आपको कस्टमर्स तक. so product marketing mix में क्या क्या आता है? product, price, place and promotion. and when you talk about service marketing mix, उसमें ये चार तो आते ही है, प्लस क्या आते हैं? और तीन आते हैं. so you have product, place, price, promotion and पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एनवायरमेंट. इसमें पीपल क्यों? क्योंकि पीपल आर द एक्चुअल एलिमेंट विच इज इन्वॉल्व, विच आर गोइंग एंड आस्किंग फॉर द सर्विस एंड देन द सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड. प्रोसेस मतलब किस वे से वो डिलीवर होगी सर्विस, एंड फिजिकल एनवायरमेंट मतलब कहाँ से डिलीवर होगी, क्या लोकेशन है, क्या फीचर्स प्रोवाइड हो रहे हैं वो सर्विस के साथ, एक्सेट्रा. तो सर्विस डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो वो प्रोवाइड किस तरीके से होने वाली है इसके ऊपर डिपेंड करता है उसका फिजिकल एनवायरमेंट. यस. सो मार्केटिंग मिक्स क्या है? एक प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स एंड दूसरा सर्विस मार्केटिंग मिक्स. प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स में क्या आता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. एंड सर्विस में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरमेंट. क्लियर? ओके. सो here we are done with chapter number 8.
Now let's move on to chapter number 7. Oh, possibility. देर इज अ डिस्टिंग्विश मार्केटिंग एंड सेलिंग के बीच में जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, एक बार वो भी गो थ्रू करो. आई विल सजेस्ट कि जब डिस्टिंग्विश टाइप क्वेश्चन कर रहे हो, आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली दिए हुए हैं बहुत सारे डिस्टिंग्विश, तो एक बार वो गो थ्रू करो व्हेन एवर यू आर रिवाइजिंग. उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको आने वाले हैं. ऐसा कुछ अलग से डिस्टिंग्विश आता कभी भी एग्जाम में नहीं है. फाइन. नहीं पण नाही आहे ना, तसं नाही आहे. Add the answer. Okay. So, chapter number 7 deals with consumer protection. Consumer protection के चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो अगेन इसमें से जो भी आपको चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, ऊपर के 3 क्वेश्चंस और नीचे के क्वेश्चंस, नीचे का जो चार्ट है वो डिस्टिंग्विश फॉर्म में, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कमीशन का ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं इन योर एग्जाम. फाइन. तो ऊपर के 3 में से 1 या 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं. 90% चांस रहता है कि राइट ऑफ कंज्यूमर तो डेफिनेटली पूछा जाएगा ही, और उसके साथ साथ इस 3 में से 2 कोई भी डिस्टिंग्विश, ये डेफिनेटली क्वेश्चंस आने वाले हैं इन द एग्जाम. फाइन. ओके. So yes, the first question consumer protection में is importance of consumer protection. Importance of consumer protection, memory technique. A protection is must. A, misleading advertising. P, need of participation या lack of participation of consumers. Is, I, though, lack of information and ignorance of consumers. Then must. M, malpractices of businessmen. U, unorganized consumers. S, spurious goods. And T, trust issue. ये सब क्या है? ये नेसेसिटीज है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नेसेसरी क्यों है. ये आपको एक्सप्लेन द फॉर्म में वगैरह भी आ सकता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज नेसेसरी और नॉट नेसेसरी, जस्टिफाई वगैरह वाला पार्ट आता है, उस क्वेश्चन में भी ये आ सकता है. फाइन. सो मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट है नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स. आई, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. आई, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर्स. एम, मैल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन. यू, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स. एस, स्परियस गुड्स. एंड टी, ट्रस्ट इश्यू. ओके. कुछ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है इसमें? नो. नेक्स्ट, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स. राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स की मेमोरी टेक्निक, चेरिश अस. ये क्वेश्चन आता है तो आपको सब लिख के आने हैं. एक्सप्लेन भले 5-6 करके आओ, बट सब लिख के आने, क्योंकि आपको सब आते हैं. यस. राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, चेरिश अस. सी, राइट टू चूज. एच, राइट टू बी हर्ड. ई, राइट टू एजुकेशन. आर, राइट टू रिप्रेजेंट. राइट टू सीक रिड्रेसल. आई, right to information. S, right to safety. H, right to healthy environment. S, right to protect against unfair trade practices. Right to protect against spurious goods. Fine. Okay. Cherish us right to choose. क्या freedom मिलता है हमको? To choose between the variety of the products which are being sold. Right to be heard मतलब हमको अगर cheat किया जाए तो we have a right to express our opinion, to raise a complaint, etc. Next है right to education. We should have the proper knowledge about what products are being sold, what rights we have, etc. So that is right to education. Next है right to represent. So we have a right to raise our voice, to lodge a complaint in the court, in the consumer forums. Right to seek redressal मतलब सिर्फ कंप्लेन करके सफिशिएंट नहीं है, we should get justice. So that is right to seek redressal. Next है right to information. आप देखते हो कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है, आपको उसके साथ यूजर मैनुअल होता है या टैग लगा रहता है. ये क्या है? they are providing us the information related to that product. So that is right to information के अंदर वो compulsory है. Next है right to safety. The products which are sold to us should not be something which will cause a harm to the user. Next है right to healthy environment. हम जिस environment में रहते हैं, we have a right कि वो environment अच्छे से protected form में रहे from our end as well as from the manufacturer's end. नेक्स्ट है राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. तो यहाँ मेंशन अलग अलग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है जिनसे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. दैट इज देयर राइट. नेक्स्ट है राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्परियस गुड्स. स्परियस गुड्स मतलब द गुड्स व्हिच आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ, व्हिच कॉज द डैमेज टू अस. तो उनसे प्रोटेक्ट होने का राइट भी हमारे पास रहता है. फाइन. Yes, once again, rights of consumers, cherish us. C, right to choose. H, right to be heard. E, right to education. R, right to represent. R, right to seek redressal. I, right to information. S, right to safety.
H, right to healthy environment. US, right to protect against unfair trade practices, right to protect against spurious goods. इसके पहला क्वेश्चन था इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. अ प्रोटेक्शन इज मस्ट. ए, misleading advertising. P, lack of या need of participation. दो I, lack of information, ignorance of consumers. M, malpractices of businessmen. U, unorganized consumers. S, spurious goods. T, trusteeship. Next, rights of consumers. Cherish us. C, right to choose, right to be heard. E, right to education. R, right to represent, right to seek redressal. I, right to information. S, right to safety. H, right to healthy environment. US, right to protect against unfair trade practices, right to protect against spurious good. Fine? Yes. Next है, जैसे ही हमको rights मिले हैं वैसे ही क्या है हमारी कुछ ना कुछ responsibilities है जो हमको क्या करनी पड़ती है, fulfill करनी पड़ती है. तो क्या responsibilities हमको fulfill करनी पड़ती है, उसके लिए हमने एक स्टोरी लाइन डेवलप किया है. क्या कि हम कोई भी गुड्स वगैरह खरीदना चाहते हैं तो हमको उसके पहले क्या करना चाहिए, प्लान. तो कैसा बाइंग होना चाहिए आपका, प्री प्लान्ड बाइंग. उसके बाद यू हैव टू बी अवेयर ऑफ एग्जैजरेटेड एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट क्या है, यू हैव टू बी क्वालिटी कॉन्शियस. उसके बाद यू हैव टू बी अ कॉशियस कंज्यूमर. then you have to at the time of purchase demand the invoice, the guarantee and the warranty card. उसके बाद you have to use your rights if required, file the complaints in the court and organized efforts. Fine. फर्स्ट क्या है, यू हैव टू डू प्री प्लान्ड बाइंग. सेकेंड, बी अवेयर ऑफ एग्जैजरेटेड एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट, यू हैव टू बी क्वालिटी कॉन्शियस. यू हैव टू बी अ कॉशियस कंज्यूमर. एट द टाइम ऑफ परचेज यू हैव टू डिमांड इनवॉइस, गारंटी एंड वारंटी कार्ड्स. उसके बाद यू हैव टू यूज योर राइट्स इफ रिक्वायर्ड, फाइल अ कंप्लेंट एंड पुट इन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स. क्लियर? यस. नेक्स्ट है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं या एमसीक्यू फॉर्म में वगैरह पूछे जाते हैं. एमसीक्यू नहीं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं. पहला क्या है यहाँ पे, लोक अदालत. लोक अदालत मतलब पीपल्स कोर्ट. जब दो लोग जो लड़ रहे कोर्ट में दे आर रेडी फॉर अ सेटलमेंट, तो वो कहाँ जाता है केस, इट मूव्स टू द लोक अदालत और द पीपल्स कोर्ट. अगर वहां पे रिजॉल्व हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, ओके, नहीं होता है तो इट इज मूव्ड बैक टू द ओरिजिनल कोर्ट वेयर इट इज अगेन फॉट एंड क्लियर्ड ऑफ. तो यहाँ पे जनरली कौन से केसेस जाते हैं, जनरली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह के केसेस जो होते हैं, टेलीफोन एक्सचेंजेस के केसेस या कुछ भी ऐसी फैसिलिटीज रिलेटेड केसेस होते हैं, वो यहाँ पे जनरली जाते हैं. कहाँ पे, लोक अदालत में. इट इज कॉल्ड एज पीपल्स कोर्ट. कोर्ट फीस वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है. सिर्फ कब जाएंगे केसेस, जब दोनों पार्टीज क्या रेडी है फॉर अ सेटलमेंट. नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. यहाँ पे क्या होता है, वन पर्सन कम्स फॉरवर्ड representing a group of people to put forward their case or to voice their opinion. So that is called as public interest litigation. Next है redressal forums, जो हम देखेंगे subsequently. कौन से हैं, तीन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन. नेक्स्ट है अवेयरनेस प्रोग्राम्स, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आगे आके क्या करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स रन करते हैं जिससे कंज्यूमर अवेयरनेस जो है वो प्रमोट किया जाता है. कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है कब, 15 मार्च को. एंड नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाया जाता है कब, 24 दिसंबर को. नेक्स्ट है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस. ये क्या करते हैं, कंज्यूमर्स के कंप्लेंट्स वगैरह को सुन के उनको सॉल्यूशंस देते हैं, या उनको अगर केस वगैरह फाइल करनी है कैसे करनी है इसमें हेल्प करते हैं, या अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करते हैं. जर्नल्स, ब्रोशर्स ये सब पब्लिश करते हैं. कुछ अडल्ट्रेशन वगैरह के केसेस है तो टेस्टिंग करते हैं. ये सब करने वाले कौन होते हैं, कंज्यूमर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है कंज्यूमर वेलफेयर फंड. क्या है ये, दिस इज द फंड विच इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट for the sake of promoting consumer protection or for using it for handling the disputes, complaints of the consumers, etc. Next are legislative measures. So there are also certain acts which come in support of the Consumer Protection Act. कैसे, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स के एक्ट है. इस एक्ट्स में भी क्या इंश्योर किया गया है कि कंज्यूमर्स को चीट ना किया जाए. फाइन. उसके बाद एक लास्ट आंसर और है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओ, जो हमने अभी डिस्कस किया कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या रोल प्ले करते हैं. तो ये क्या है, दे आर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वॉलंटरी ग्रुप्स विच आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर्स. फंक्शंस क्या क्या है, दे कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड डू द वर्क ऑफ एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स.
उसके साथ साथ दे गाइड द कस्टमर्स कंज्यूमर्स टू टेक लीगल एक्शन इफ रिक्वायर्ड. दे कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट देम इन द कोर्ट, तो उनके बिहाफ पे वो केस भी फाइट करते हैं. सिमिलरली कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स वगैरह भी करते हैं. बुक्स, पीरियोडिकल्स, जर्नल्स पब्लिश करते हैं टू स्प्रेड कंज्यूमर अवेयरनेस. दे ऑल्सो गिव सजेशंस एंड रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट कि कंज्यूमर्स के लिए क्या करना चाहिए, और एंड दे ऑल्सो फाइल केसेस इन द कोर्ट इफ रिक्वायर्ड. So this is the role of NGOs or consumer welfare organizations which are operating. Next आते हैं important distinguish के ऊपर. ये तीन जो points है, तीन जो sections है, इसमें से कोई भी दो आपको definitely पूछे जाएंगे in the exam as distinguish. District state आएगा, state national आएगा, district national आएगा. Any one can be asked. आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है जो सेम पॉइंट्स है वो कभी भी डिस्टिंग्विश में नहीं लिखने हैं, जो एक्चुअली डिस्टिंग्विश है वो लिखने हैं. जैसे कि यहाँ देखोगे तो स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में कॉम्पोजिशन कैसे होता है, प्रेसिडेंट प्लस 4 एंड प्रेसिडेंट प्लस 4, तो ये डिस्टिंग्विश का पॉइंट नहीं है. आप वो टेम्पो में लिखते जाते हो लाइन से, बट एंश्योर यू आर आस्क्ड टू राइट द डिस्टिंग्विश. ओके, तो जो सेम पॉइंट्स है, कॉमन पॉइंट्स है, अवॉइड राइटिंग दैट, नहीं तो यू विल राइट अ पॉइंट, वेस्ट योर टाइम, बट यू लूज अ मार्क. फाइन, ओके. सो लेट्स रिवाइज इट लाइन बाय लाइन. पहला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन. सो इट इज अ डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. कॉम्पोजिशन कैसे होता है, प्रेसिडेंट प्लस 2 अदर्स, प्रेसिडेंट प्लस 4 अदर्स, प्रेसिडेंट प्लस 4 अदर्स. President has to be sitting or retired or qualified to be a district judge, high court judge and supreme court judge. सब members का qualification कैसे होना चाहिए, greater than 35 years of age, bachelor's degree from recognized university, ability, integrity, standing, economics, law में sufficient knowledge. नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट एट द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस. आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का. नेक्स्ट है ड्यूरेशन, 5 years और अप टू 65 years, 5 years और 67 years and 5 years और अप टू द एज विच इज प्रिस्क्राइब्ड. नेक्स्ट है नेचर ऑफ कंप्लेंट, किस तरीके के कंप्लेंट्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास, ओनली ओरिजिनल कंप्लेंट. स्टेट के पास ओरिजिनल प्लस अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल के पास ओरिजिनल प्लस अगेंस्ट द स्टेट. नेक्स्ट है मॉनेटरी लिमिट, क्लेम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के पास केस आ रहा है तो मैक्सिमम अप टू 1 crore. नेक्स्ट स्टेट के पास 1 crore टू 10 crore आणि नेशनल के पास ग्रेटर देन 10 crore. अपील अगर करना है फाइल हमको अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, कहाँ करोगे, स्टेट कमीशन के पास, वो कितने दिन के अंदर, 45 days. उसके बाद स्टेट के अगेंस्ट नेशनल के पास, एंड नेशनल के अगेंस्ट फाइल करना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास 30 days. फाइन. वंस अगेन क्विक रिविजन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन. इट इज अ डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे डिस्टिंग्विश में भी. इट इज अ डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम established at the district level, state level, national level, established by state government, national government, central government. Next composition, president plus 2 others, president plus 4 others, president plus 4 others. Judge, the president has to be a person who is qualified to be or sitting as a judge of the डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट एट द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी, स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस. ड्यूरेशन 5 years और 65 years, 5 years और 67 years, 5 years और एज प्रिस्क्राइब्ड. नेचर ऑफ कंप्लेंट्स ओरिजिनल प्लस अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट एंड ओरिजिनल प्लस अगेंस्ट द स्टेट. अपील करना है तो 45 days, 30 days, 30 days. एंड मॉनेटरी लिमिट, डिस्ट्रिक्ट के पास अप टू 1 crore, स्टेट के पास 1 crore टू 10 crore एंड ग्रेटर देन 10 crore है तो नेशनल के पास जाना पड़ेगा. फाइन, ओके. सो दैट्स इट अबाउट चैप्टर नंबर 7. नाउ चैप्टर नंबर 6. चैप्टर नंबर 6 में है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. इसका बेसिक प्रिंसिपल या इंट्रोडक्शन क्या है, बिजनेस इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी.
तो जैसे सोसाइटी से एक बिजनेस बहुत सारे बेनिफिट्स डिराइव करता है, वैसे ही बिजनेस की क्या होती है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है टुवर्ड्स द सोसाइटी. So these are the various interest groups towards which the business have certain responsibilities. पहली क्या है, responsibility of business towards the owners. ओनर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ओनर्स कौन होते हैं? द पर्सन हु हैज स्टार्टेड द बिजनेस एक्टिविटी, हु हैज इन्वेस्टेड द मनी, हु इज रनिंग द बिजनेस एक्सेट्रा. तो क्या इंश्योर होना चाहिए? दैट द ओनर गेट्स रीजनेबल प्रॉफिट्स. अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो आते हैं, सो एक्सप्लॉइटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. देन द कैपिटल विच ही हैज इन्वेस्टेड, उसका क्या यूज होना चाहिए? प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, तो ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल. And he will also want that it develops, मतलब there is a good name which is developed for his business. तो क्या होना चाहिए? बिजनेस का इंटेंशन क्रिएटिंग गुडविल. फाइन. तो टुवर्ड्स द ओनर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहला है रीजनेबल प्रॉफिट, एक्सप्लॉइटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, optimum use of capital, and lastly creating goodwill. Once again, reasonable profit, exploiting business opportunities, expansion and diversification, optimum use of capital, and lastly creating goodwill. इतने ही पॉइंट्स क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 4 मार्क के लिए आता है, तो हमने 5-5 पॉइंट्स करके लिखा हुआ है, मतलब मार्क किए हुए हैं. तो 5-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उतने करके गए तो भी इट इज सफिशिएंट. नेक्स्ट है टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स, फर्स्टली इट हैज टू बी एंश्योर्ड दैट good quality products are being provided to them, fair prices are charged, then regular supply of goods is there, honest advertising किया जा रहा है, and consumer का exploitation नहीं हो रहा है. Okay, क्या क्या points है? Good quality products have to be supplied, fair prices need to be charged, regular supply of goods has to be ensured, honest advertising has to be done, and consumer exploitation should be avoided. Once again, good quality products, charging fair prices, regular supply of goods, honest advertising, and avoiding consumer exploitation. Towards the owners क्या क्या responsibilities है? Reasonable profit, exploiting business opportunities, expansion and diversification, optimum use of capital, and creating goodwill. Towards the consumers क्या क्या responsibility है? Good quality products, charging fair prices, regular supply, honest advertising, and avoid consumer exploitation. Fine. Yes. Next, towards the investors. इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? बिजनेस में पैसे लेंड करते हैं, तो उनको रिटर्न जो है वो प्रॉपर मिलना चाहिए. प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स. क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, एंड कंडक्ट मीटिंग्स. कंज्यूमर्स के रिलेटेड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? Good quality products, charging fair prices, regular supply, honest advertising, avoid consumer exploitation. Everyone has to say, only then you will be able to remember and recall. Next, investors. Return on investment, proper disclosure of information, maintain transparency, handling grievances, proper conduct of meetings. Next, towards the employees. Employees को क्या चाहिए? पहले तो job security, fair remuneration and allowances, good working condition, workers participation in the management, and education and training. तो उनकी भी development होनी चाहिए. So firstly, job security, fair remuneration and allowances, good working condition, workers participation in management, and education and training. Towards the investors क्या है? Return on investment, proper disclosure of information, maintain transparency, handling grievances, and proper conduct of meetings. Towards the employees, job security, fair remuneration and allowances, good working condition, workers participation in management, and perfect. Next, towards the government क्या responsibility है? सबसे पहले टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी. फर्स्ट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी. नेक्स्ट, पब्लिक एट लार्ज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, protection of the environment, better and maximum use of resources,
development of backward regions, and protect against antisocial activities. Responsibilities towards government, timely payment of taxes, regulations, earning foreign exchange. Okay. And towards public in general, employment generation, protection of environment, better and maximum use of resources, development of backward regions, and protect against antisocial activity. Fine. समझ गया? सिर्फ 5 याद रखने तो भी मोर देन इनफ. ओके. नेक्स्ट चार्ट. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस में अभी आया है नीड क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की. तो फर्स्टली हमने जैसे यहाँ पे डेवलप किया है, एक क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए. देन चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी के कि सोसाइटी वांट्स और सोसाइटी विल अप्रिशिएट दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग पॉजिटिवली टुवर्ड्स द सोसाइटी. नेक्स्ट है ट्रेड यूनियंस का प्रेशर रहता है, कंज्यूमर मूवमेंट्स का प्रेशर रहता है, बिकॉज कंज्यूमर्स आल्सो दे माइट स्टैंड अगेंस्ट यू इफ यू आर नॉट गोइंग टू handle the things responsibly. Next है role of media and protection of environment. तो ये कुछ important points है सब में से जो आप याद रख सकते हो. तो firstly क्या है, optimum utilization of resources, because हमने बोला कि society से बहुत सारे resources जो है वो business derive करता है. So कैसे use होने चाहिए वो optimum utilize होने चाहिए. Next क्या है, changing expectations of the society. ट्रेड यूनियंस का प्रेशर रहता है, कंज्यूमर मूवमेंट का प्रेशर रहता है, मीडिया का प्रेशर रहता है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. ओके. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, उसके बाद चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी, ट्रेड यूनियंस का प्रेशर, कंज्यूमर मूवमेंट का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट. याद रहेगा? ये क्या है, नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखना क्यों नेसेसरी है. नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. क्या क्या है, तो फर्स्टली बिजनेस के कारण किस टाइप के पोल्यूशन कॉज होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज. तो इससे कैसे बचेंगे, 4R टेक्निक से क्या क्या कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ द वेस्ट, रीयूज ऑफ द थिंग्स व्हिच आर पॉसिबल, रिसाइक्लेशन ऑफ योर वेस्ट एंड रिकवरी. ओके. सो रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रिकवरी. उसके बाद बिजनेस एथिक्स. बिजनेस एथिक्स मतलब कितने एथिकली, कितने अच्छे प्रैक्टिसेस फॉलो करके एक बिजनेस कंडक्ट किया जा रहा है, जिससे क्या इंश्योर होता है, जिससे इंश्योर हो रहा है कि द बिजनेस इज सोशली रिस्पॉन्सिबल. तो ये होते हैं बिजनेस एथिक्स. सो बिजनेस एथिक्स के फीचर्स क्या है, इट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट. इट इज अ रिलेटिव टर्म, किसके लिए क्या एथिकल है क्या नहीं है ये क्या है डिपेंड करता है. सो इट इज अ रिलेटिव टर्म. इट गिव्स प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स. इट प्रोवाइड्स द बेसिक फ्रेमवर्क कि एक बिजनेस ने किस तरीके से एक्ट करना चाहिए. इट इज वॉलेंट्री, कंपल्शन है क्या नहीं, बिजनेस एथिक्स है वो, तो किसके क्या एथिक्स फॉलो करने, इट इज वॉलेंट्री. नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस टू बी प्रॉपरली एथिकली conducting the practices as per the benefit of the society. Next, it is a new concept and it is based on moral and social values. कोड ऑफ एथिक्स में अभी यहाँ पे दिया क्या गया है, कोड ऑफ एथिक्स मतलब एक सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस है जो हम फॉलो कर सकते हैं इफ वी वांट टू एथिकली डू अ बिजनेस. कर सकते हैं क्यों, क्योंकि ये क्या है, वॉलंटरी. जिस बिजनेस को अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा दिखना है, अच्छा इमेज बनाना है, वो ये फॉलो करेंगे. तो उसमें कुछ डूज दिए हैं, कुछ डोंट्स दिए हैं, कुछ अवॉइड करने के लिए चीजें दी है, कुछ एक्सेप्ट करना है. तो डूज क्या है, टैक्सेस वगैरह सब रेगुलरली पे करो, एम्प्लॉइज को फेयर रेम्यूनरेशन पे करो, सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंश्योर करो, सप्लाई क्वालिटी गुड्स, गिव ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑनर बेसिक राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड यूज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द सोसाइटी. तो ये एक बहुत जनरलाइज्ड आंसर्स है, ये आते हैं. कंफर्टेबल नहीं हो लिखने में तो मत लिखो आंसर्स, ठीक है. तो बिजनेस एथिक्स के आंसर्स अगर कंफर्टेबल नहीं है आप लिखने के लिए तो इवन इफ यू डू नॉट अटेम्प्ट दैट इज स्टिल फाइन, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स लूज करने से अच्छा है डू नॉट अटेम्प्ट दिस पार्ट. एक्सप्लेन करने को आपको नहीं आया, कुछ रिपीटेटिव एक्सप्लेनेशन हुआ तो हो सकता है यू माइट लूज मार्क्स. ओके. उसके बाद डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, चीट और एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स नहीं करना चाहिए, मोनोपोली सिचुएशंस नहीं क्रिएट करने चाहिए, डू नॉट रिजॉर्ट टू होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग, या डू नॉट क्रिएट सीक्रेट और अनरीजनेबल प्रॉफिट. नेक्स्ट, अवॉइड क्या करो, अनफेयर कंपटीशन, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, एग्रीमेंट विद फेलो बिजनेसमैन, मतलब ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ भी एग्रीमेंट्स वगैरह ऐसे नहीं करने चाहिए
which are going to cause an impact or negative impact you can say on the customers or consumers. Except क्या करना है? Service first, profit next. Customer is the king and just fair, human, efficient and dynamic way of business. Fine. Okay, next. हाँ, important point जिसकी short note आ सकती है, corporate social responsibility. So ये corporate social responsibility का compulsory requirement आया है as per which act? As per the Companies Act. क्या करना पड़ता है यहाँ पे? आपको एक CSR कमिटी फॉर्म करनी पड़ेगी. कब फॉर्म करनी पड़ेगी? When your net worth is 1500 crore or more, turnover is 1000 crore or more and net profit is 15 crore or more in any financial year, तब आपको क्या बनानी पड़ेगी? CSR committee. All companies need to spend in every financial year at least 2% of the average net profit of the preceding 3 financial years for the sake of CSR. ये CSR के contributions आप कैसे कर सकते हो? एक तो आप खुद वो एक्टिविटी करो आपके कंपनी में, या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करो जो ये एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं विच आर इन द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है ये आपको पूरा रिपोर्ट कहाँ पे? इन द बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट. तो CSR में क्या क्या आपने एक्टिविटी किया, कितने स्पेंडिंग्स किए, ये सब मेंशन करना पड़ता है. क्या एग्जैक्ट डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं? CSR कमिटी का कॉम्पोजिशन कितना है, एवरेज प्रॉफिट कितना है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का, आपको प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेंडिचर कितना करना है, एंड क्या आपने वो स्पेंडिंग किया, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, ये सब आपको रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा. फाइन. सो एक बार आपकी कंपनी के ये टर्नओवर्स, ये लिमिट्स क्रॉस हो गए, आपको क्या करनी पड़ेगी? CSR कमिटी. CSR कमिटी क्या करेगी? ध्यान रखेगी ये सब चीजों का कि आप ये सब कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. कितने कॉन्ट्रीब्यूशंस करने पड़ेंगे? 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट्स का. तो एवरेज करो 3 इयर्स का एंड देन 2% ऑफ दैट नीड्स टू बी स्पेंड. और इसका पूरा डिस्क्लोजर कहाँ करना पड़ता है? बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट में करना पड़ता है. CSR कमिटी में क्या क्या होना चाहिए? 4 डायरेक्टर्स होने चाहिए. क्या करना चाहिए उन्होंने? मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर एंड दे शुड रेकमेंड द CSR पॉलिसी एंड एक्टिविटीज. अगर ये आप नहीं करते हो, कमिटी नहीं बनाते हो, CSR स्पेंड नहीं करते हो, रिपोर्ट में डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, तो क्या पेनल्टी लगती है कंपनी को? 50,000 to 25 lakh एंड फॉर एवरी डायरेक्टर imprisonment up to 3 years and fine which may extend from 50,000 to 5 lakh. ठीक है, इसके ऊपर भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है. तो ऊपर के जो 6 सेक्शंस है उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आता ही है डेफिनेटली, और ये CSR एक्टिविटी का क्वेश्चन जो है वो भी आ सकता है. फाइन. तो इतना पार्ट करके गए इस लेसन का तो भी सफिशिएंट. गॉट इट? ओके, सो हियर वी आर डन विद चैप्टर नंबर 6. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 किस चीज के रिगार्डिंग है? इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. इसमें 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर्ड है. कौन से? ई बिजनेस के रिलेटेड एंड दूसरा आउटसोर्सिंग के रिलेटेड. तो पहला चार्ट जो है दैट इज एंटायरली रिलेटेड टू ई बिजनेस. ई बिजनेस में सबसे पहले ई बिजनेस का मीनिंग क्या है? इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन और कंडक्टिंग ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी और एवरीथिंग विच इज बीइंग डन ऑनलाइन और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ई बिजनेस में एक सब ब्रांच है. क्या है? ई कॉमर्स. ई कॉमर्स में क्या किया जाता है? ओनली द बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस. बट ई बिजनेस में क्या किया जाता है? द मैनेजमेंट, एंटायर बिजनेस का फंक्शनिंग जब ऑनलाइन किया जाता है उसको बोला जाता है ई बिजनेस. ई कॉमर्स मतलब ओनली द ट्रेडिंग एस्पेक्ट ऑफ ई बिजनेस. अब ई बिजनेस के 6 डायरेक्शंस है, मतलब किस किस वे में ये ई बिजनेस कंडक्ट किया जाता है. एक क्या है? बिजनेस टू बिजनेस, मतलब बोथ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर थ्रू ऑनलाइन मोड. बिजनेस टू बिजनेस. नेक्स्ट है बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब द बिजनेस इज प्रोवाइडिंग इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू कंज्यूमर्स. कौन से एग्जांपल्स है इसमें? फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, ये सब वेबसाइट जहां से आप गुड्स वगैरह बाय करते हो. नेक्स्ट है कंज्यूमर टू बिजनेस. कंज्यूमर टू बिजनेस में क्या होता है? यू आर आस्किंग फॉर सर्विसेज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस. तो यहाँ पे जैसे पेस्ट कंट्रोल फैसिलिटी है, टैक्सी हायर करते हो आप, ओला, उबर, ये सब क्या है? यू आर आस्किंग फॉर द सर्विस, देन दे आर प्रोवाइडिंग इट टू यू. तो ये होता है कंज्यूमर टू बिजनेस. नेक्स्ट है कंज्यूमर टू कंज्यूमर. कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या किया जाता है? टू कंज्यूमर्स आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर थ्रू ऑनलाइन मोड.
नेक्स्ट है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन. बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बिजनेस इज इंटरैक्टिंग विद द गवर्नमेंट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, इसको बोला जाता है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन. एंड कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वी एज इंडिविजुअल्स आर इंटरैक्टिंग विद द गवर्नमेंट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल. तो ये होता है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. तो क्या क्या डायरेक्शंस है? business to business, business to consumer, then consumer to business, consumer to consumer, business to administration, consumer to administration. Next है advantages of e-business. Fixed gap. F, ease of formation. I, lower investment cost. C, convenience. S, speed. G, government support. A, global access. P, easy payment. Okay, fixed gap. F, ease of formation. I, lower investment cost. C, convenience. S, speed. G, government support. A, global access. P, paperless society. ease of payment. P दो है तो यहाँ पे P square. Next है disadvantages of e-business. Dips high. D, delivery time. I, government interference. Lack of personal touch. S, security issues. And high risk. क्या है डिसएडवांटेजेस? डिप्स हाई. डी, डिलीवरी टाइम. आई, गवर्नमेंट इंटरफियरेंस. पी, लैक ऑफ पर्सनल टच. एस, सिक्योरिटी इश्यूज. हाई रिस्क. एडवांटेजेस क्या है? फिक्स गैप. एफ, ease of formation. I, lower investment requirement. C, convenience. S, speed. G, government support. A, global access. P, ease of payment and paperless society. Next है disadvantages. Dips high. D, delivery time. I, government interference. P, S, high risk. Fine. Okay. Next है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के 3 स्टेजेस है और 3 स्टेप्स है. स्टेजेस क्या है? प्री परचेस और सेल, परचेस और सेल एंड डिलीवरी स्टेज. स्टेप्स इन्वॉल्व क्या है? रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड पेमेंट. पेमेंट में क्या क्या टाइप्स के पेमेंट होते हैं? कैश ऑन डिलीवरी, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड डिजिटल कैश. नेक्स्ट, बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कैसे होता है? तो फर्स्ट बायर सिलेक्ट्स द सेलर, देन यू सिलेक्ट द गुड्स, देन यू निगोशिएट और रीड द टर्म्स एंड प्राइस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस एंड द प्राइस. उसके बाद यू डू द सेल एक्टिविटी. उसके बाद पेमेंट एंड डिलीवरी और डिलीवरी एंड पेमेंट डिपेंडिंग ऑन द मेथड यू चोजन. एंड उसके बाद पोस्ट सेल एक्टिविटी. इसमें भी एक डिस्टिंग्विश आपको दिया हुआ है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस और एक न्यू फॉर्म ई बिजनेस. उसका भी एक बार गो थ्रू कर लो, डिस्टिंग्विश जो क्वेश्चन दिया है. फाइन, इसमें कोई डाउट? नो. नेक्स्ट पॉइंट, आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज टू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. इससे हमको क्या बेनिफिट होता है? It reduces our own cost and it helps us to get specialized services. Advantages क्या है आउटसोर्सिंग के? 3C decrease, 3E increase. Yes, क्या होता है? पहले ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज, मैन पावर कॉस्ट रिड्यूस होती है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रिड्यूस होती है. उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स, ये सब इंक्रीज होता है. एक्सपोर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज मिलते हैं एंड एम्फोसिस ऑन कोर प्रोसेसेस. फाइन, नॉलेज शेयरिंग होता है, दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज. डिसएडवांटेजेस क्या है? कस्टमर का फोकस, you may not get the specialized attention, so lack of customer focus. Threat to security and confidentiality. Then ethical issues might be ignored. You might be dissatisfied by the services you get. Contracts में misunderstanding हो सकता है, lack of communication and poor quality and delayed services. तो ये सब क्या है? disadvantages. Advantages क्या है? ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज, मैन पावर कॉस्ट रिड्यूस होती है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रिड्यूस होती है. इट स्टिम्युलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज एंड एम्फोसिस ऑन कोर एरियाज. डिसएडवांटेजेस, लैक ऑफ कस्टमर फोकस, थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी,
ethical issues, dissatisfactory services, misunderstanding contracts, lack of communication and poor quality and delayed services. Fine. उसके बाद हमको दिए हुए हैं 3 टाइप के आउटसोर्सिंग. एक क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. मतलब बिजनेस का कोई भी एक फंक्शन जो है वो बाहर करने को दिया जाता है. जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसमें कोई कैफेटेरिया है, उसका मैनेजमेंट किसी और को दे दिया है. ये क्या हो गया? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. उसके बाद आता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. मतलब यहाँ पे ऐसे टाइप का फंक्शन या ऐसी एक्टिविटी बाहर करने को दी जाती है जहां पे कुछ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज इन्वॉल्व है. जैसे आपका अकाउंटिंग वर्क आप किसी और को दे रहे हो करने को, या आपके लिए कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी से बनवा रहे हो. ये सब क्या होता है? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. देन यू हैव लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जहां पे स्पेसिफिकली क्या आउटसोर्स किया जा रहा है? आपके ऑर्गेनाइजेशन के लीगल डिपार्टमेंट ना रख के आप ये लीगल एक्टिविटीज, कंप्लायंसेस जो है या फाइलिंग्स जो है, ये किसी और को करने को दे रहे हो. तो दैट इज लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग. फाइन. तो 3 टाइप के आउटसोर्सिंग समझ में आए. एक क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एनी फंक्शन इज आउटसोर्स. देन यू हैव नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग इज डन बट सम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का, कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी का आउटसोर्सिंग किया जा रहा है. एंड लास्टली लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसमें स्पेसिफिकली लीगल एक्टिविटी का आउटसोर्सिंग हो रहा है. अब एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? तो सब चीजों में एक चीज कॉमन है, कॉस्ट रिड्यूस होती है एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो इम्प्रूव्ड फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं हमारे लिए. तो ये 2 क्या है? कॉमन एडवांटेजेस है. क्या है? कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती है एंड इम्प्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज मिलते हैं. आप तीनों में ऑब्जर्व करोगे तो तीनों में मिल जाएगा. बीपीओ का एडवांटेज में उन्होंने क्या क्या और एक्सप्लेन किया है? प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है. मतलब हमारा टाइम हमारी जो स्पेशलाइज चीज है उसमें फोकस हो पाता है. डिसएडवांटेजेस क्या है? हर जगह अगेन ये है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एक जो है वो सब जगह बताया गया है. तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, डिफरेंट टाइम जोन्स हो सकते हैं और हमारे कंट्रोल में चीजें नहीं रहती, तो देयर में बी लॉस ऑफ कंट्रोल. नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के लिए क्या होता है? हमको हायर स्किल्ड एम्प्लॉइज मिलते हैं, बिकॉज ज्यादा नॉलेजेबल लोग कहाँ रखे होंगे? विद द एक्सपर्ट हु इज रेंडरिंग द सर्विसेज. हमको 10 एक्सपर्ट रखना पॉसिबल है क्या? नहीं. बट उनको 10 एक्सपर्ट्स रखना पॉसिबल है क्या? यस. सो दैट इज हाउ इट गोस. यहाँ पे अभी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, तो हमको बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या करनी पड़ती है? बाहर देनी पड़ती है. तो यहाँ पे किस चीज में थ्रेट या क्वेश्चन रेज होता है? सिक्योरिटी माइट बी क्वेश्चन, या कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय एंड क्वालिटी ऑफ वर्क कैनॉट बी अश्योर्ड, तो हो सकता है. अगेन एथिकल इश्यूज विच माइट बी फेस्ड, या लैक ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह भी हो सकता है. नेक्स्ट, लीगल प्रोसेस का आउटसोर्सिंग किया जाता है, तो एक एडवांटेज जो उन्होंने यहाँ बोला है कि हमारे इंटरनल कुछ लॉयर्स प्लस एक्सटर्नल सपोर्ट लेके एक अच्छी टीम बन सकती है, जिससे हमको अच्छे सोल्यूशंस मिल सकते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. डिसएडवांटेज क्या होते हैं? ऑथेंटिसिटी का प्रॉब्लम है, कभी कभी लॉज को इंटरप्रेट करने में दिक्कत हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर्स हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल हर्डल्स हो सकते हैं, या इन डेप्थ नॉलेज का भी प्रॉब्लम फेस हो सकता है. ओके, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज कॉमन, बाकी हर एक चीज में और एक एक ध्यान में रखा तो भी चलेगा. फाइन. कंसेप्ट क्लियर आउटसोर्सिंग का? ओके, सो दैट्स इट अबाउट चैप्टर नंबर 5. हाँ, डिफरेंस इसका भी आ सकता है, बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, इसका डिफरेंस भी आ सकता है. और एक जो बताया वो ऊपर के सेक्शन का, ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस. Okay, let's do chapter number 1 now. Principles of management. Principles मतलब क्या? फंडामेंटल ट्रूथ्स और प्रपोजिशंस और फाउंडेशन और सिस्टम ऑफ बिलीफ. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या दिया गया है? दे आर सिस्टम्स और टेक्निक्स व्हिच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट. They are guidelines to managers and they guide, influence and increase the efficiency. अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नेचर क्या है?
universal, equal, flexible, general, behavioral, cause and effect, and practice and experiments. Universal, equal, flexible, general, behavioral, cause and effect, practice and experiments. यूनिवर्सल मतलब यही प्रिंसिपल्स हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह सिमिलरली अप्लाई होते हैं. इक्वल इंपॉर्टेंस, none of the principles is superior or inferior, all the principles have equal importance. फ्लेक्सिबल मतलब सिचुएशंस जैसे जैसे बिजनेस के चेंज होते हैं या बिजनेस का टाइप जैसे चेंज होता है वैसे ही प्रिंसिपल्स को क्या किया जाता है, चेंज मॉडिफाई कर सकते हैं. They are general guidelines to managers. They are behavioral because किसको influence करते हैं वो human behavior को, the human element which is involved in the organization. Next है cause and effect relationship. जैसे ही आप ये principles efficiently implement करते हो in your organizations, क्या होता है, organizations benefit. So that is cause and effect relationship. Then they are developed by practice and experiment या formed by practice and experiment. ऐसे क्यों बोला है, क्योंकि managers जैसे जैसे ये principles apply करते जाते हैं, they gain new experiences, they change, modify it, and accordingly these principles also get developed or they evolve. So yes, again, nature of principles क्या क्या है, universal, equal, flexible, general, behavioral, cause and effect, practice and experiment. Next, ये principles का significance क्या है या ये principles important क्यों है एक organization में. So manager scores, they provide insight to managers, they help in scientific decisions, they help to coordinate and control, they develop objective approach, they encourage research and development, they help in efficient utilization of resources, and they help in understanding social responsibility. So manager scores, M. Insight to managers, S. Scientific decisions, C. Coordinate and control, O. Objective approach, encourages research and development, efficient utilization of resources, and understanding social responsibility. Now, an important question जो पूछा जाता है again for 4 marks, Henry Fayol's principles of management. है 14 principles, हमको generally 4 marks के लिए पूछा जाता है. हमने डिस्कस किया है इसके लिए भी एक स्टोरी. पहला क्या है, one person comes up with some business idea to the other person and the person encourages that idea. तो ये क्या होता है, principle of initiative. Then they decide to work together, principle of esprit de corps, which means union is strength. Then they have the controls which are in the hands of one person, so that is principle of centralization. जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है दे डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द वेरियस पीपल्स, जिसकी जो एक्सपर्टीज है उस हिसाब से, तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. देन दे डेवलप अ स्केलर चेन वेयर देयर इज अ सीनियर और अ जूनियर इन प्लेस. ये स्केलर चेन डेवलप करने से क्या होती है, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन हो जाती है. सीनियर के पास क्या होती है, सीनियर के पास अथॉरिटी होती है टू गाइड, इंस्ट्रक्ट, मोटिवेट हिज जूनियर्स, एंड जूनियर्स के पास क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट टू देयर सीनियर्स. सो दीज आर अ फ्यू प्रिंसिपल्स. इसके साथ साथ क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड मतलब द डायरेक्शंस और द ऑर्डर्स शुड फ्लो फ्रॉम वन पर्टिकुलर पर्सन. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है all the people in the organization should work in one particular direction to achieve one particular goal. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. आपको सबऑर्डिनेशन करना है किस चीज का, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का, मतलब आपको पर्सनल आपके बेनिफिट साइड में रखने हैं एंड फोकस ऑन द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. So all the people, material resources which are being used in the organization, they should be in a orderly manner. Next है principle of equity. All the people working in the organization should get fair and equal treatment. So that is principle of equity. Next is principle of stability of tenure. So employees who join into the organization, they should get stability of tenure so that they have a sense of belonging towards the organization. Fine. ये 5-6 जो इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे वो एक बार फिर से बता दो. प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ एस्प्री दी कॉर्ड, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और एक इधर मिस है, कौन सा? फाइन. जितने याद रहते हैं
उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करो। डायग्रामेटिक मतलब ज्यादा क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं है, एक लिस्ट बनाई तो भी चलेगा, उसके नीचे 4-5 एक्सप्लेन कर दिए तो भी चलेगा। तो मैक्सिमम जितने याद आते हैं उतने लिस्ट डाउन करके आओ। नॉर्मल प्रिंसिपल्स, हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल्स अंडरलाइन 1 2 3 4 10 जितने याद आ रहे हैं उतने, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन डायग्राम आपका अगर गंदा है तो पेपर डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सेकंड पार्ट जो है, हाँ, हेनरी फेयोल, क्या क्या बोला जाता है उनको? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। उनके जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है? हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट। और यहाँ पे क्या है अभी? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। किसने दिए हुए हैं? FW टेलर ने। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या है? पहला प्रिंसिपल, इट इज अ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस मतलब जो भी वर्किंग हो रहा है इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन साइंटिफिक थिंग्स। जैसे सैलरी कैलकुलेशन हो रहा है, एफिशिएंसी वगैरह के बेसिस पे करो, ये क्या है? इट इज अ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब किसी के पर्सनल जजमेंट से वगैरह वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। नेक्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब ऑल द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क हार्मोनियसली, शुड वर्क यूनाइटेडली। देन देयर शुड बी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अगेन सब लोग जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, देयर हैज टू बी कोऑपरेशन, ऑल शुड वर्क टुगेदर, नॉट इंडिविजुअली टू अचीव पर्सनल और इंडिविजुअल टारगेट्स। नेक्स्ट है डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इफ द वर्क इज डिवाइडेड इट विल हेल्प टू गेट द वर्क डन इन अ बेटर वे। There has to be certain people who are planning, who are deciding what is to be done, and certain people who are doing. तो उन्होंने जैसे बोला है कि मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो देखते हैं कि क्या करना है। एम्प्लॉयज जो होते हैं वो उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। सो दैट इज डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन यू हैव मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन मतलब कुछ भी चेंजेस वगैरह लाने हैं तो सब एम्प्लॉयज को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, सबका ओपिनियन कंसिडरेशन में आना चाहिए, तब जाके क्या है? प्रॉपर कोऑपरेशन इंश्योर होगा। देन डेवलपमेंट किसका किसका होना चाहिए? नॉट ओनली ऑफ द एम्प्लॉयर बट एम्प्लॉयज एज वेल। देन देयर विल बी अ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय whom? FW टेलर। क्या है पहला? इट इज अ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है? मैनेजमेंट। हाँ, सो मैनेजमेंट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उस एंगल से एक्सप्लेन करो, नहीं तो एक्सप्लेन क्या करना है वो तो पता होना चाहिए ना। इट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट, इट एंश्योर्स हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट मेंटल रेवोल्यूशन, एंड लास्टली डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉयज। क्लियर? नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में पहला क्या है? वर्क स्टडी। वर्क स्टडी किस किस वे में किया जाता है? एक तो टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या देखा जाता है? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क। नेक्स्ट है मोशन स्टडी, मतलब कुछ अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं हो रहे इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क। नेक्स्ट है मेथड स्टडी, मतलब किस मेथड के हिसाब से जो काम है वो किया जा रहा है। एंड लास्टली यू हैव फटीग स्टडी, मतलब कितने ब्रेक्स, कितने लंच टाइम्स, कितने टी ब्रेक्स और एम्प्लॉयज को लगते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। That is fatigue study. So time study, motion study, method study and fatigue study, ये सब किस में आता है? वर्क स्टडी में। देन यू हैव स्टैंडर्डाइजेशन। सो जो भी टूल्स इक्विपमेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होने हो रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? दे शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। देन साइंटिफिक टास्क सेटिंग। टास्क सेटिंग शुड बी डन ऑन सर्टेन साइंटिफिक बेसिस। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग भी रैंडम बेसिस पे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर इंटरव्यू कंडक्ट होने चाहिए, ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए, उनको वैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए, एक्सेट्रा। सो साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन। Then there has to be a functional organization. Functional organization in what way? There have to be, यहाँ पे फोरमैन दिए गए हैं किस लेवल पे? दो लेवल पे, एट द प्लानिंग लेवल एंड एट द इम्प्लीमेंटेशन लेवल। प्लानिंग लेवल पे कौन होता है? एक रूट क्लर्क, फिर इंस्ट्रक्शन, टाइम एंड कॉस्ट एंड डिसिप्लिन के लिए। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन लेवल के लिए गैंग, स्पीड बॉस, रिपेयर एंड इंस्पेक्टर। हाँ, एंड लास्टली डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान में क्या होता है? यहाँ पे जो भी सैलरीज वगैरह फिक्स होगी वो कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन विच इज डन एक्सेट्रा। सो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए क्या टेक्निक्स यूज होनी चाहिए? तो टेक्निक्स क्या क्या है? वर्क स्टडी, वर्क स्टडी के पार्ट्स टाइम, मोशन, मेथड, फटीग। देन स्टैंडर्डाइजेशन, साइंटिफिक टास्क सेटिंग,
साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फोरमैन 2, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल के, प्लानिंग के रूट, इंस्ट्रक्शन, टाइम एंड कॉस्ट, डिसिप्लिन, एंड लास्ट इम्प्लीमेंटेशन के गैंग, स्पीड, रिपेयर एंड इंस्पेक्टर, एंड डिफरेंशियल प्राइस रेट, सॉरी पीस रेट प्लान। डन? कोई डाउट? क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं? हेनरी फ्योल के ज्यादातर पूछा जाता है, 80 to 90% चांस है ये आए। नीचे के चार्ट में से इधर प्रिंसिपल्स आएंगे या टेक्निक्स आएंगे, तो दो में से कुछ तो एक आएगा, दोनों जनरली नहीं आते सेम पेपर में। एंड सिमिलरली ये क्वेश्चन का भी है, इधर नेचर आएगा नहीं तो सिग्निफिकेंस आएगा, तो दोनों में से कुछ तो एक आएगा। बट 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते ही है ये लेसन में से, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई 3 क्वेश्चंस इस लेसन में से आएंगे। फाइन? कितना? 12 मार्क्स तक का वेटेज है ना? हाँ, 7 कंपल्सरी, तो 12 ऑप्शनल का भी सेक्शन है ना। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 2, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में से क्या क्या आ सकता है? 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, जनरली आता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का क्वेश्चन। बाकी जो है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, वो आते हैं 4 मार्क्स वाले पार्ट में या डिस्टिंग्विश में। अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें ऑलमोस्ट 2 डिस्टिंग्विश के क्वेश्चंस इसी चैप्टर में से थे, तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू फिगर आउट। अगेन डिस्टिंग्विश इस चैप्टर का कंफर्टेबल हो लिखने में तो ही ऑप्ट करो, कंफ्यूजन होने वाला है उसमें तो वो ऑप्ट नहीं करना है, क्योंकि सेम सेम पॉइंट्स अगर दोनों जगह डिस्टिंग्विश के लिख दोगे तो इट विल गिव योर आंसर, मतलब एक रॉन्ग इमेज चला जाता है, तो आंसर को मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे। तो अगर कंफर्टेबल है, समझ रहा है कि एग्जैक्टली डिफरेंशियल वाले ही दोनों फंक्शंस है, तो ठीक है, बट नहीं तो डू नॉट ऑप्ट फॉर इट। फाइन? ओके, सो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग इज deciding in advance what to do, how to do, when to do it, and who is to do it. Establishing goals and suitable course of action that is involved in planning. प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसकी मेमोरी टेक्निक जो है वो है कॉम स्क्वायर सी। इट इज यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, देन दो ओ है, इट हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, it leads to optimum utilization of resources. दो M है, it minimizes the risk, it facilitates other management functions. P है, it provides path of action and it helps to improve performance. C क्या क्या facilitate करता है? It leads to setting a base for controlling and it helps in coordination. Next है O, it helps to set clear objectives and it facilitates other management functions, sorry, optimum utilization of resources. Next M में other management function and it helps to minimize the risk. दो P है, it provides the path of action and it helps in improving performance. इसके वर्डिंग्स थोड़े बहुत इधर उधर हुए पॉइंट्स के तो चलता है, बट हमने जो मार्क किया है एज कीवर्ड्स वो इंक्लूड होने चाहिए उसमें। तो सी के रिलेटेड कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ओ के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एम के रिगार्डिंग मिनिमाइजेस द रिस्क एंड मैनेजमेंट अदर मैनेजमेंट फंक्शंस, पी इज पाथ ऑफ एक्शन एंड इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। फाइन? 8 पॉइंट है, 8 मार्क के लिए आता है, इतने पॉइंट सफिशिएंट है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, जो अगेन 8 मार्क के लिए आ सकता है। कंट्रोलिंग क्या है? इट इज द लास्ट फंक्शन। प्रोसेस कैसे होता है? हम कुछ चीजें प्लान करते हैं, उस हिसाब से हम देखते हैं कि प्लान के हिसाब से सब हुआ, अचीव की नहीं हुआ, हुआ है तो ग्रेट, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, उसके रीजंस फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे अगले साल, अगर नहीं हुआ है तो मेथड सुधारेंगे परफॉर्म करने के, या फिर टारगेट गलत सेट हो गया है तो वो फिर से प्लान हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो प्लानिंग इज द इनिशियल स्टेप एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप। सो प्लानिंग लीड्स टू कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग अगेन लीड्स टू प्लानिंग। सो दैट इज हाउ इट गोस। कंट्रोलिंग के लिए मेमोरी टेक्निक क्या है? जेम इज सेफ। सो जी,
it helps to fulfill goals of the organization. E, efficient use of resources. M, it motivates the employees. क्यों? क्योंकि उनको पता चलता है कि हमारे ऊपर एक चेक है तो हमको और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा. Is, I, builds good corporate image. Then safe, S, accuracy of standards. A, acts as a guide. F, facilitates coordination. And E, ensures organizational efficiency and effectiveness. Fine. GEM is safe. G, fulfill goals of the organization. E, efficient use of resources. M, motivates the employees. Is I, good corporate image. Safe. S, accuracy of standards. A, acts as a guide. F, facilitates coordination. And E, ensures organizational efficiency. ये पॉइंट्स को किस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? यू आर कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर चेकिंग वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग प्रॉपरली और नो. You are going to take corrective action based on the controls which are established. So that is the process of control. नेक्स्ट है अभी ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम. ऑर्गेनाइजिंग का क्या है? मेमोरी टेक्निक. यस. फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन. बी, brings specialization. C, clarifies authority and responsibility. D, defines jobs clearly. E, establishes coordination. F, effective administration. G, helps growth and diversification. तो A, B, C, D, E, F, G. A, facilitates administration. B, brings specialization. C, clarifies authority and responsibility. D, defines the job properly. F, effective administration. G, growth and development. Fine. नेक्स्ट स्टाफिंग. स्टाफिंग में हम क्या करते हैं? स्टाफिंग में बेसिकली प्रोसेस चल रहा है नॉट ओनली ऑफ हायरिंग द एम्प्लॉयज बट हायरिंग द एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग देम, मोटिवेटिंग देम, providing them proper payments, remunerations, allowances, as well as helping them develop themselves by providing training and development programs. तो ये सब कहाँ पे आता है? सब किया जाता है in the process of staffing. स्टाफिंग के लिए क्या है? मस्ट. ई, चलो. एम, इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन. यू, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. एस, जॉब सेटिस्फैक्शन. टी, इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. हील. एच, दो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड दूसरा है एच, हार्मनी. देन ई, improves efficiency and L, long term effects. So क्या है? must heal. M, effective managerial function. U, utilization of human resources. S, provides job satisfaction. T, effective use of technology. H, दो है, harmony and maintains harmony, and H is helps human resources development. Then E, improves efficiency, and L, long term efforts. Must heal. नेक्स्ट है डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में क्या किया जाता है? डायरेक्टिंग में द सीनियर्स, दैट इज द मैनेजर्स, दे इंस्ट्रक्ट, गाइड, मोटिवेट एंड बेसिकली गेट थिंग्स डन फ्रॉम देयर जूनियर्स. तो उनको क्या करना पड़ता है? उनको इस तरीके से कम्युनिकेशन वगैरह अपना एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि काम जो है अच्छे से किया जाए, प्रॉपरली कंडक्ट हो और एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेटेड रहे टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्या है? P, provides stability. E, integrates effort. A, initiates action. C, coping up with changes. And E,
एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सब में कॉमन क्या क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सब में कॉमन है। देन इनिशिएट्स एक्शन हर चीज में कॉमन है अभी तक के। तो यहाँ पे आपको कॉमन पॉइंट्स देख के वो याद रख के आंसर अकॉर्डिंगली बनाना है। तो यस, पीस, पी प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, ई इज integrates efforts, A is initiates action, C is coping up with changes, and E efficient utilization of resources. Next है coordinating. Coordinating मतलब there are various departments in the organization, there are various teams which are working in the organization. सब अगर अपने अपने हिसाब से काम करे तो is the organization going to benefit or going to be able to grow? नहीं। तो इसलिए सबको क्या करना पड़ेगा? दे नीड टू कोऑर्डिनेट, दे नीड टू इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज टुगेदर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज या हार्मोनाइजिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। सो दैट इज अ फंक्शन व्हिच नीड्स टू बी एंश्योर्ड बाय द मैनेजर्स। क्या है? एस टी ओ आर ई। S leads to specialization. T encourages team spirit. O optimum utilization of resources. R improves relations. And E leads to higher efficiency. Fine. Once again, planning का क्या था? Comp square. 2C coordinating, controlling. 2O objectives and optimum utilization of resources. 2M minimizing the risk. Second M management function, and P path of action and improves performance. Next था organizing का A B C D E F G. A administration, B brings specialization, C clarifies authority and responsibility, D defines jobs properly, E establishes coordination, F helps for effective administration, and G growth and diversification. Next is staffing must heal. M effective managerial function. U utilization of resources. S job satisfaction. T use of technology. दो H है harmony and human resource development. E improves efficiency. L long term efforts. Next है directing. Peace provides stability. E integrates effort. A initiates action. C coping up with changes, and E efficient utilization of resources. Next है coordinating. Store. S specialization. T encourages team spirit. O optimum utilization of resources. R improves relations. E leads to higher efficiency. Next है controlling. GEM is safe. G goals of the organization. E efficient use of resources. S है GEM, हाँ M motivates employees. Then I builds good corporate image. S accuracy of standards. A acts as a guide. F facilitates coordination, and E efficiency and effectiveness. Fine. ओके, एटलीस्ट दो तो डेफिनेटली आने चाहिए। 8 पॉइंट्स गैदर करना डिफिकल्ट होता है तो प्लानिंग कंट्रोलिंग डेफिनेटली अच्छे से करके जाना है। 4 पॉइंट्स गैदर करने हैं वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस जो है वो जनरली कितने मार्क्स के लिए आएंगे? 4 मार्क्स के लिए, तो वो एडजस्ट कर सकते हो। बट प्लानिंग कंट्रोलिंग तो डेफिनेटली अच्छे से करके जाना है। क्या है प्लानिंग की? फॉर्म स्क्वायर एंड कंट्रोलिंग जेम इज सेफ। फाइन, ओके। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में क्या है? 3 कंसेप्ट। एक क्या है? एक होता है एंटरप्रेन्योर, द पर्सन हु इज कंडक्टिंग द बिजनेस एक्टिविटी। एंटरप्राइज मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू क्या है? बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या? द बिजनेस एक्टिविटी विच इज बीइंग कंडक्टेड। अभी ये हर तीनों चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। क्या? पहले एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस। एंटरप्रेन्योर मतलब कौन? द बिजनेसमैन हु इज डूइंग द बिजनेस। क्या होना चाहिए? उसके फंक्शंस क्या है? मतलब उसको करना क्या है?
He has to determine the objectives. Next, he has to take decisions for the organization. He has to organize the funds. He has to be innovative. So innovation and good relations. क्या है? Determination of objectives, taking decisions, innovation, good relations, and organizing the funds. Determine objectives, taking decisions, organizing the funds, then good relations and innovation. नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर की कॉम्पिटेंसीज, मतलब उसमें क्या स्किल सेट्स होने चाहिए. कॉम्पिटेंसीज क्या है? ही हैज टू बी डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, ओपन माइंडेडनेस, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए. बहुत ही जनरलाइज आंसर्स फ्रेम होते हैं इस चैप्टर से. एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे आती है. सो ही शुड हैव अ फ्यूचर विजन, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए. देन ही हैज टू हैव द रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी. देन ही हैज टू बी हाईली ऑप्टिमिस्टिक. ही हैज टू बी हार्ड वर्किंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स नीड टू बी स्ट्रॉन्ग. तो कैरेक्टरिस्टिक और कॉम्पिटेंसीज दोनों ऑलमोस्ट इन लाइन आंसर्स जाते हैं. नेक्स्ट दिया है एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो बिजनेस एक्टिविटी चल रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक. तो ये बिजनेस एक्टिविटी जो चल रही है वो कौन सी टाइप की एक्टिविटी होती है? इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें क्या इन्वॉल्व है? इनोवेशन है, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है. उसमें क्या लगता है? मैनेजरियल स्किल्स लगती है एंड लीडरशिप लगती है, और एक्टिविटी में रिस्क बेयरिंग करना इंपॉर्टेंट है. फाइन. क्या क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स? इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनोवेशन होना चाहिए, क्रिएटिव एक्टिविटी है, मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप एंड रिस्क बेयरिंग. फाइन. नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है. सो देयर आर वेरियस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स व्हिच आर देयर और ट्रेनिंग्स व्हिच आर कंडक्टेड, जिससे ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किया जा सकता है. ईडीपी में क्या क्या स्टेप्स किए जाते हैं? ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो लिए जाते हैं उसमें क्या क्या किया जाता है? सो फर्स्टली इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज किया जाता है. देन सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स, मतलब किन लोगों को ट्रेनिंग देना है ये पहले सिलेक्ट किया जाता है. उसके बाद ट्रेनिंग पर्सनल, मतलब कौन ट्रेनिंग देगा ये सिलेक्ट किया जाता है. फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटरप्राइज, किस तरीके का बिजनेस वो सेटअप कर सकते हैं. उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, किस तरीके से ट्रेनिंग देना है, एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड मॉनिटरिंग एंड फॉलो. तो क्या क्या सिलेक्ट किया जाता है? फर्स्टली इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज करो, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स कौन है सिलेक्ट करो, फिर ट्रेनर्स सिलेक्ट करो, एंटरप्राइज सिलेक्ट करो. उसके बाद क्या करना है? एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग मेथड किस तरीके से होगा, एंड मॉनिटरिंग एंड फॉलो. गॉट इट? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इससे क्या होगा ये ईडीपीज कंडक्ट करके? ईडीपीज जब कंडक्ट होंगे तो इससे इंश्योर होगा कि देयर इज एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ इन द कंट्री, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बिजनेस वेंचर्स चालू करने के लिए मोटिवेट हो, इसलिए ये कंडक्ट किए जाते हैं. बैकवर्ड रीजन्स वगैरह का इम्प्रोवाइजेशन हो जाएगा. उधर अगर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होंगे तो फैसिलिटीज वगैरह उधर की सब इंप्रूव हो जाएगी. Generation of employment opportunities and widening base for small and medium scale industries. नेक्स्ट यहाँ पे दो और स्कीम्स है गवर्नमेंट की जो प्रमोट करती है एम्प्लॉयमेंट को. क्या है? एक है स्टार्टअप इंडिया एंड दूसरा है स्टैंड अप इंडिया. स्टार्टअप इंडिया में क्या है? सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट दिया जा रहा है, एंड इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप. इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप मतलब स्टूडेंट ट्रेनीज वगैरह जिनके पास वो नॉलेज कैपेबिलिटीज है वगैरह, उनको इंडस्ट्री के साथ अवेयर करके जोड़ा जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है. तो दैट इज इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप. ऑब्जेक्टिव क्या है स्टार्टअप इंडिया के? 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल, रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, उसके बाद इंप्रूव्ड बैंक्रप्सी कोड विंडो कितने की होनी चाहिए? 90 डेज की. फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शंस, तो इंस्पेक्शन से फ्रीडम है, कैपिटल गेन के टैक्स से फ्रीडम है, या टैक्स से भी नॉर्मल फ्रीडम मिल सकता है फॉर फर्स्ट 3 इयर्स. नेक्स्ट है सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के कंप्लायंसेस है. 5 लाख स्कूल्स, 10 लाख चिल्ड्रन को इन्वॉल्व किया जाएगा इसमें. Encourage entrepreneurship within the country, promote India across the world as a startup hub, and build startup oasis as Rajasthan Incubation Center. तो ये बेसिकली एक स्कीम है जिसके थ्रू क्या किया जा रहा है? मोर एंड मोर पीपल स्टार्ट देयर बिजनेस वेंचर्स. नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया. स्टैंड अप इंडिया में क्या है?
SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्पेसिफिकली फंडिंग दिया जा रहा है टू स्टार्ट देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। क्या टाइप का बिजनेस उनको करना पड़ेगा? जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, ऐसे टाइप का। और एज लिमिट क्या है? दे हैव टू बी अबव 18 इयर्स ऑफ एज। इंडिविजुअली वो कर रहे हैं तो उनको फंडिंग मिलेगा, या किसी कंपनी के थ्रू या पार्टनरशिप के थ्रू कर रहे हैं तो उधर क्या होना चाहिए? 51% से ज्यादा शेयर या 51% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग उनका होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे लोन किस चीज के लिए लिया जा सकता है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, किसी भी चीज के लिए लिया जा सकता है, बट एक्टिविटी किस में फॉल होनी चाहिए? वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के अंडर फॉल होनी चाहिए। लोन कितना मिलेगा? 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट मिलेगा, बाकी मतलब खुद का फंडिंग भी कुछ ना कुछ उनको रखना पड़ेगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़े फ्लेक्सिबल मिलेंगे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको लोन अवेलेबल किया जाएगा। क्यों? ताकि क्या है, उनको मोटिवेशन रहे टू स्टार्ट देयर बिजनेस यूजिंग दोस फंड्स। फाइन, ओके। क्वेश्चंस आने के चांसेस किसके हैं? ये जो है ना कैरेक्टरिस्टिक या फंक्शंस, इस पे क्वेश्चन आता है तो ये पहले 4 वाले जो 4 बॉक्सेस है उसमें से कोई ना कोई एक आएगा ये सेक्शन में से। और इनमें से भी एक्सपेक्टेड है एक क्वेश्चन स्टार्टअप इंडिया या स्टैंड अप इंडिया, शायद 4 मार्क्स। जनरली लाइकली नहीं लग रहा इस बार, पता नहीं, आ भी सकते। फाइन, चैप्टर नंबर 3 अगेन। आपको आता है तो गो विथ इट, नहीं आता है तो स्टे अवे फ्रॉम इट। बस ये 4 में से एक करके जाओ, आपका काम हो जाएगा। ये 4 में से एक आपको आंसर करना है, लिखना भी है तो उसमें से ही एक लिखो, आपका काम हो जाएगा एग्जाम के लिए। फाइन, हाँ आ सकता है ना, है ना एग्रो टूरिज्म भी। अब आने को तो सब आ सकता है, बट सब क्वेश्चन में क्या होते हैं? ऑप्शन। तो हमारे पास भी उस टाइम ऑप्शन रहता है कि हमको क्या लिखना है। आने के लिए तो सब आ सकता है, तो सब ऑप्शन हमको लिख के आने की जरूरत नहीं है। जो लिख रहे हो, अगेन सजेशन, जो पेपर लिख रहे हो उतना अच्छे से लिख के आओ तो भी सफिशिएंट मार्क्स मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा आंसर वगैरह लिखने की कोशिश मत करना। जो लिख रहे हो उसमें और ऐड करके आओ 4-4 लाइन, मेरे माय सजेशन। हाँ, एक एक्स्ट्रा आंसर लिखने में जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे उससे अच्छा हर एक आंसर में 4-4 लाइन और ऐड करो, उतना और एक ज्यादा मार्क मिलेगा। ठीक है, चलो। नाउ योर फेवरेट चैप्टर, लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, बिजनेस सर्विसेज। लेट्स स्टार्ट। बिजनेस सर्विसेज में सबसे पहले फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज क्या है? दे आर इंटेंजिबल, इनसेपरेबल, इनकंसिस्टेंसी, पेरिशेबिलिटी, नॉन ट्रांसफरेबल एंड कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। इंटेंजिबल, इनसेपरेबल, इनकंसिस्टेंट, पेरिशेबल, नॉन ट्रांसफरेबल एंड कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज जो हमारे लिए कवर्ड है वो कौन से हैं? बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। पहली सर्विस देखते हैं बैंकिंग। बैंकिंग में मेन फंक्शन क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग लोन। जिनके पास पैसे एक्स्ट्रा है उनसे लो, और जिनको पैसे की जरूरत है उनको दो। तो ये होता है बैंकिंग का फंक्शन। अब पहला क्वेश्चन जो 8 मार्क्स के लिए आ सकता है, 2022 में ही आके गया है, टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो इस बार चांस कम है, फिर भी आ सकता है। टाइप्स ऑफ बैंक्स, हाँ तो हर एग्जाम में वो आता ही है क्वेश्चन। नहीं, ये नहीं कैंसिल हुआ था, ये था ना बैंक्स। ट्रांसपोर्ट और वो कम्युनिकेशन कैंसिल, हाँ बोर्ड्स कैंसिल हुआ। चलो, टाइप्स ऑफ बैंक्स। क्रेडिट साइड, सी सेंट्रल बैंक, सी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल में 3, पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक। देन आर रीजनल, रूरल। क्या हो रहा है? क्रेडिट साइड सब लिखने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल, कमर्शियल, चलो कोऑपरेटिव भी लिखना है आपको, क्यूब करो। चलो, टाइप्स ऑफ बैंक्स में पहला सेंट्रल हो गया, कमर्शियल हो गया, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में फिर से 3, प्राइमरी क्रेडिट
डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव एंड स्टेट कोऑपरेटिव. उसके बाद आर रीजनल रूरल बैंक. उसके बाद साइड एस दो सेविंग्स बैंक स्पेशलाइज्ड बैंक. स्पेशलाइज्ड के एग्जांपल एक्जिम, सिडबी, नाबार्ड. एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, देन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. उसके बाद दो सेकेंड एस सेविंग्स बैंक, आई इन्वेस्टमेंट बैंक, डी डेवलपमेंट बैंक एंड ई एक्सचेंज बैंक. फाइन. वंस अगेन स्लोली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बैंक्स. 3C सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक. कमर्शियल के टाइप्स प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन. कोऑपरेटिव बैंक्स रीजनल, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट. उसके बाद क्रेडिट आर रीजनल रूरल बैंक. साइड एस दो सेविंग्स बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक. स्पेशलाइज्ड बैंक के 3 टाइप्स एक्जिम, सिडबी, नाबार्ड. उसके बाद आई इन्वेस्टमेंट बैंक, डी डेवलपमेंट बैंक, ई एक्सचेंज बैंक. फाइन. ओके. सेंट्रल, कमर्शियल, कोऑपरेटिव 3C आर रीजनल रूरल बैंक, एस दो सेविंग्स स्पेशलाइज्ड, आई इन्वेस्टमेंट, डी डेवलपमेंट एंड ई एक्सचेंज. फाइन. याद रहेगा. ओके. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में एक आते हैं प्राइमरी फंक्शंस, दूसरे आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस. प्राइमरी फंक्शंस में क्या आता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में टाइम डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट में एक फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट. डिमांड में सेविंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट. ग्रांटिंग लोन्स में लोन्स कैसे हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म. एंड एडवांसेस में कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ओके. तो फंक्शंस ऑफ बैंक आया तो प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में फिर से एक बार क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में फिर से दो टाइम डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट. टाइम में दो फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट. डिमांड में दो सेविंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट. नेक्स्ट ग्रांटिंग लोन्स में लोन्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म. एंड एडवांसेस में कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स. परफेक्ट. नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शंस. Agency functions and utility functions. Agency में bank is acting as a intermediary and utility functions में bank is providing certain services. So agency में एक तो periodic collection and payment, portfolio management, fund transfer, dematerialization and foreign exchange transactions. Utility functions में issue of draft and checks, locker facility, project reports, gift checks, अंडरराइटिंग सर्विसेज एंड कोल्ड रिलेटेड सर्विसेज. नेक्स्ट है ई बैंकिंग. ई बैंकिंग में ये न्यू ट्रेंड्स आए हुए हैं बैंकिंग के, जो सब दिए हैं. क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड आईएमपीएस फैसिलिटी. सब एक बार क्विकली. एटीएम मतलब जो विड्रॉल ऑफ कैश का सिस्टम है वो. क्रेडिट कार्ड मतलब यूज फर्स्ट पे लेटर. डेबिट कार्ड मतलब बैंक से डिडक्शन होता है पेमेंट का. आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. आरटीजीएस में क्या होता है? पैसे ट्रांसफर करो तुरंत डिपॉजिट होते हैं. एनईएफटी में क्या होता है? वेटिंग विंडो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. नेक्स्ट होता है नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग. नेट बैंकिंग मतलब इंटरनेट के थ्रू किया जाता है. मोबाइल बैंकिंग मोबाइल यूज करके. आईएमपीएस फैसिलिटी अगेन लाइक आरटीजीएस, बट वहां पे क्या होता है? मॉनेटरी लिमिट रहती है कि इतने ही तक आईएमपीएस इमीडिएट ट्रांसफर कर सकते हो. फाइन. ओके. नेक्स्ट है वेयरहाउसिंग, सेकंड सर्विस. वेयरहाउसिंग में फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग है, दूसरा है टाइप्स ऑफ वेयरहाउसेस. फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग में क्या किया जाता है? सबसे पहले तो स्टोरेज, प्राइस स्टेबलाइजिंग, रिस्क बेयरिंग, फाइनेंसिंग, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, प्रोसेसिंग. फाइन. उसके बाद टाइप्स ऑफ वेयरहाउसेस. टाइप्स ऑफ वेयरहाउसेस क्या है? प्राइवेट, पब्लिक, बॉन्डेड, ड्यूटी पेड, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव, कोल्ड स्टोरेज. इस बार ऐसा एस्टिमेशन है कि सिंस टाइप्स ऑफ वेयरहाउस आके गया है, शायद फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस है, शायद. ठीक है.
ओके, हाँ, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस का वंस अगेन क्या क्या है? प्राइवेट, पब्लिक, बॉन्डेड, ड्यूटी पेड, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव, कोल्ड स्टोरेज। फाइन। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। इसमें से जो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वाला है, वो जनरली पूछा गया है प्रीवियसली भी 8 मार्क्स के लिए। तो हो सकता है कभी वंस इन 7-8 अटेम्प्ट्स हो सकता है कि ये 8 मार्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। और मरीन और फायर इंश्योरेंस का जो है वो 4 मार्क्स के लिए आता है डेफिनेटली। क्या क्या प्रिंसिपल? हाँ, प्रिंसिपल 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स के लिए नहीं आता, 4 मार्क्स के लिए। पर 8 मार्क्स को आता ही नहीं है, वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो। चलो, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, कम बैक। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, म्यूजिक, M। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, U। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, S। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, I। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, C। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। Okay, so these are the principles of insurance. Once again, M, principle of mitigation of loss. U, principle of utmost good faith. S, principle of subrogation. I, दो है, principle of insurable interest and principle of indemnity. C, दो है, principle of contribution and principle of causa proxima. Next है life insurance and its types. लाइफ इंश्योरेंस मतलब the insurance policy which is taken to secure the life of a person, that is called as life insurance. लाइफ इंश्योरेंस में पहला आता है होल लाइफ पॉलिसी, एन्युइटी पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, एंडोमेंट फंड पॉलिसी, आर रिटायरमेंट प्लान्स, और दो है चाइल्ड इंश्योरेंस एंड यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, ओके, एंड मनी बैक पॉलिसी। चलो, once again, water, W। whole life policy, annuity policy, term insurance policy, endowment policy, retirement policy, child insurance, ULIP and money back policy. Fine. Next है marine insurance. Marine insurance क्या करता है? Protects boats and vessels. P. Port risk policy. C. Composite policy. T. Time policy. S. Single vessel policy. B. दो है, ब्लॉक पॉलिसी, देन ब्लैंकेट पॉलिसी। वी दो है, ओके, आराम से। वन्स अगेन एवरीवन, कुठे आहात सगळे? स्टार्ट। पी, पोर्ट रिस्क पॉलिसी। सी, कॉम्पोजिट पॉलिसी। टी, टाइम पॉलिसी। एस, सिंगल वेसल पॉलिसी। बी दो है, ब्लॉक पॉलिसी एंड बी ब्लैंकेट पॉलिसी। वी दो है, वोयाज पॉलिसी एंड वैल्यूड पॉलिसी। फाइन। नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस, RCC इज सेफ। आर, reinstatement policy. C, comprehensive loss policy, consequential loss policy. Safe, S, first aid sprinkler leakage policy. A, average policy. F is floating policy and E, excess policy. Once again, fire insurance के types. RCC is safe. R, reinstatement policy. C, comprehensive policy. C, consequential loss policy. S, specific policy. Then S, sprinkler leakage policy. A, average policy. F, floating policy. E, excess policy. Fine. मरीन और फायर अगेन 4 मार्क्स के लिए, लाइफ इंश्योरेंस कभी आया तो 8 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, यू कैन मैनेज। लास्ट पार्ट, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में डिस्टिंग्विश जो दिया है वो रेफर करो एक बार टेक्स्ट बुक से। रोड ट्रांसपोर्ट में क्या है अभी, व्हाट आर द एडवांटेजेस? इट इज चीपर देन अदर ट्रांसपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, डोर टू डोर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड होती है।
पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा है, नजदीक जो प्लेसेस है वहां के लिए वो सूटेबल है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कैरेज की लिमिटेशन होती है, तो इसलिए बहुत हैवी गुड्स, बल्की गुड्स वगैरह इससे कैरी नहीं हो सकते हैं। एक्सीडेंट्स वगैरह होने का थ्रेट होता है, कुछ एडवर्स वेदर कंडीशंस है उसके कारण अफेक्ट हो सकता है। तो दैट इज अबाउट रोड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। फास्टेस्ट है, यस। जहां पे गाड़ी वगैरह भी नहीं पहुंच पाएगी, क्या वहां पे भी पहुंच पाएगा? यस। इमरजेंसी के टाइम यूज होता है, यस यूज हो सकता है। लेस पोल्यूटिंग है देन रोड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस क्या है, कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है, वेदर कंडीशन से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। इज इट सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस? नहीं। डोर टू डोर फैसिलिटीज अगेन प्रोवाइड नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ह्यूज है, क्योंकि एयरपोर्ट का मेंटेनेंस प्लस द एयरप्लेन का मेंटेनेंस ये सब करना पड़ता है। उसके बाद आता है रेल ट्रांसपोर्ट। इट इज अ कन्वीनियंट मोड, फास्टर मोड है कंपैरेटिवली टू वाटर ट्रांसपोर्ट वगैरह। अगर आप कंपेयर करोगे तो रोड से कंपेयर करोगे तो क्या ज्यादा बल्कि हैवी गुड्स कैरी हो सकते हैं उससे? यस। वेदर कंडीशन से ज्यादा अफेक्ट वो नहीं होता है। एंड सिक्योरिटी सेफ्टी वगैरह भी इंश्योर होती है, क्योंकि वहां पे आप जब हैंड ओवर करते हो तो आपको रिसीट मिल जाती है दैट योर गुड्स हैव बीन डिपॉजिटेड विद द पर्सन इन चार्ज। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिलेटिवली कॉस्टली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस पे ले जाना है तो कॉस्टली पड़ता है। देन फिक्स टाइम्स रहते हैं, टाइमलाइन फिक्स्ड है, कब ट्रेन जाएगी आपको जब चाहे तब नहीं हो सकता, जो रोड से वगैरह हो सकता। तो यहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शंस है। एक्सीडेंट अगर होता है तो महंगा पड़ सकता है। एंड रिमोट पार्ट्स में वगैरह हर जगह ट्रेन से जाना पॉसिबल नहीं है, डोर टू डोर फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं हो सकती। नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट। So it is very very economical when it comes to bulky or heavy goods. Comparatively safe है, क्योंकि एक्सीडेंट्स वगैरह होने के चांसेस वहां पे कम है। रेलवेज वगैरह से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ है? वाटर ट्रांसपोर्ट में है। इंटरनेशनल ट्रेड भी पॉसिबल हो सकता है बिकॉज ऑफ रेल वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्या है डिसएडवांटेजेस, अगेन डोर टू डोर नहीं हो सकता। टाइम इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत टाइम ज्यादा लगता है इन ट्रांसपोर्टिंग। प्लस यहाँ पे क्या है, एक्सीडेंट्स वगैरह का डेंजर थोड़ा ना थोड़ा तो रहता है। एंड अफेक्ट होता है क्या वेदर कंडीशन से? तो यस बहुत ज्यादा। तो सी के मूवमेंट के कारण बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है वेदर कंडीशन से ऑन वाटर ट्रांसपोर्ट। फाइन। डिस्टिंग्विश के लिए प्लीज रेफर करो टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है। बाकी तीन क्या है, मोनोरेल मेट्रो, रोपवे एंड पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। मोनोरेल मेट्रो मतलब आपको पता है जो चल रहा है अभी। रोपवे जो हिली एरियाज में वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए करना है। पाइपलाइन मतलब गैस या वाटर वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करना है उसके लिए। So that's it about chapter number 4. So here we have completed the entire revision of OCM. That's it for today. Thank you.